हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया है। तो आज के इस सेशन में फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर पेपर पे। कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस का लेवल रहा वो क्या रहा, क्या ये क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं? जी हां, हम लोगों ने 2013 वाले पेपर की भी एनालिसिस करी है और 2016 वाले पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पर हमें दोनों पेपर्स में कई सारे क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिले। क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट तो नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के नंबर्स में बदलाव करके वैसे ही क्वेश्चंस को पूछा गया। आगे आने वाले जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं उनको भी ऐसे ही डीप में डिस्कस करेंगे और यहां से भी आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? 80-80 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 80 क्वेश्चन में से कुछ भी रिपीट ना हो। अगर आप सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम में 2013 से में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू 2013 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। सिलेबस जब सेम है तो पूछा तो वहीं से ही जाएगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन और हाई लेवल के हो सकते हैं। लेकिन अगर आता होगा तो हमारे लिए सब लो लेवल है, लेकिन पढ़ा ही नहीं तो सब हाई लेवल है। तो चलिए एक बार फिर से 2016 में पूछे गए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। डे 1 से लेकर डे 4 तक मुझे उम्मीद है कि आपने सभी सेशंस को अच्छे से देखा होगा और नोट डाउन भी किया होगा। हर एक क्वेश्चन को कई बार आपने लगाकर भी देख लिया होगा। तो चलिए एक बार फिर से बचे हुए क्वेश्चंस को भी बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन सेशंस को कंडक्ट किया गया है। सिलेबस आप जानते हैं कि यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर में 9 टॉपिक्स आपको टोटल गिवन है, जो कि आपके सामने है और यही आपको नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। क्या सिलेबस में कोई बदलाव है? नहीं। 2013 में भी सेम सिलेबस था, 2016 में भी सेम सिलेबस था, लेकिन कुछ जगह पर बदलाव है। जैसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नहीं था, लेकिन अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और वेब पब्लिशिंग जैसे टॉपिक्स से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन डीबीएमएस पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वेब पब्लिशिंग, जिसमें आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ कई अलग अलग टॉपिक्स पर भी पूरा फोकस करते हैं। बूलियन अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट और डेटा स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन टॉपिक्स पर अगर आपने पकड़ बना ली तो आपका यह सफर आसान रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी भी टॉपिक को हल्के में लिया तो एग्जामिनर भी आपको हल्के में लेगा। बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट के बाद में एमसीक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाने के बाद में मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बिल्कुल एग्जाम जैसा हो। हल्का पढ़ने से बेनिफिट नहीं होगा। बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट टू एडवांस जब आप पढ़ेंगे तभी कंप्यूटर में मजा आएगा और तभी 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको आते हुए लगेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहां पर तैयारी की। सर कैसे तैयारी करें, क्या सॉल्यूशन है, क्या कोई बुक है? सब क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बैच से कनेक्ट हो जाइए, जो 11 जनवरी यानी आज से शुरू हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और डेली बेसिस पर लाइव वीडियो भी आपको मिलेगी, जो 2 बजे से चलेंगी। और जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी।
तो अगर आप किसी भी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते तो परेशान मत होइएगा, सभी लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल मिलने वाली हैं। अगर आप यूपी पुलिस एसआई एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 8 जनवरी वाले कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, जिसका नाम है यूपी पुलिस एसआई एएसआई कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स। ये 12 बजे से शुरू हुआ है, यानी इसकी जो लाइव टाइमिंग्स हैं वो 12 PM है। और यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, जो कि पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे इन तीनों ही कोर्सेज में। सर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर इन कोर्सेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए, किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे दिए हुए नंबर पे, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस वाले सेशन में दोस्तों हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? हम सब जानते हैं कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स रहता है। मैक एड्रेस जिसे एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा जाता है उसी को बोलते हैं मैक एड्रेस। एनआईसी कार्ड का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस की बात करें और IPv6 एड्रेस की बात करें तो ये दोनों के दोनों एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये रहा आपका मैक एड्रेस जो 12 डिजिट का होता है, जिसमें 6 डिजिट OUI मैन्युफैक्चरर यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर को बताती हैं, और जो बाद की 6 डिजिट है वो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को बताती है। तो ये बात आपको याद रखनी है मैक एड्रेस के बारे में। नेक्स्ट, अब जो 2016 वाला पेपर है 19 मई 2016, जरा इस पर बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन बच गए। प्रीवियस सेशन में हमने ये शुरू किया था 2016 वाला डिस्कस करना, इसके कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ द बाइनरी नंबर 10011 एंड 11101 इज, कह रहा है इन बाइनरी नंबर्स का सम क्या होगा? बहुत आसान है। इसको करने के लिए आपको बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाए यह समझना होगा। और शायद आप लोग ये बात जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का जो तरीका है, जो फिनोमिना है, जो तरीका है वो क्या है? 0 + 0 = 0, 0 + 1, 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा और कैरी 1 जाएगा। फिर से एक बार, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहां पर 0 आएगा आंसर और कैरी 1 जाएगा। अगर इस पूरे पार्ट को अगर हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करें प्लेस करने पर, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 1 4 बार 0। कैसे? 1 और 1 राइट हैंड साइड से प्लेस करिए, 1 और 1 क्या होगा? 0, कैरी 1। कैरी 1 का मतलब अब हमें मिला 1 1 0, यानी 1 और 1 क्या होता है? 0, कैरी 1। 1 और 1 0 और 0 और 0 0, कैरी 1 चला गया ऊपर। फिर 1 और 0 1
1 और 1 0 कैरी 1, 1 0 1 का मतलब 1 0 क्या होगा 1, 1 और 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 1 1 तीन बार 1 हो गया कैरी मिलने से, यानी 1 और 1 0, 0 और 1 1, कैरी 1 की जगह पर 1। तो अगर आप इस एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको यह तरीका समझ में नहीं आता, तो इनके लिए एक तरीका और भी है। कैसे? जो बाइनरी नंबर्स हैं 1 0 0 1 1, इसको डेसिमल में बदल लीजिए। तो अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलना आता है तो 1 0 0 1 1 को कैसे बदलेंगे? 1 2 4 8 16 इस तरीके से। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। 1101 ये बाइनरी नंबर है और अगर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा? 29। अब सम करना है दोनों को, यानी 29 और 19 को प्लस कर दीजिए, मिलेगा क्या? 48। और ये जो 48 हमें मिला इसका बाइनरी निकाल लेंगे। 1 2 4 8 16 32, इनमें से किसको प्लस करें कि 48 आ जाए? तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा 1 1 4 बार 0। तो चाहे आप इस तरीके से करें या फिर आप इस तरीके से, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए नंबर सिस्टम पर कमांड करनी होगी। अगर नंबर सिस्टम आपको आता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, या एडिशन आपको सीखना होगा तब आप कर पाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, UTF-8 uses up to dash byte for non-ASCII कैरेक्टर। कह रहा जो UTF-8 होता है वो कितने बाइट का होता है? किसके लिए? नॉन ASCII कैरेक्टर्स के लिए। ASCII का मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और UTF-8 की दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर ये 1 बाइट से शुरू होता है। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट तक ये होता है। तो UTF-8 मैक्सिमम 4 बाइट का होता है, जिसकी शुरुआत 1 बाइट से होती है। 1 बाइट भी वैलिड है, 2 बाइट भी वैलिड है, 3 बाइट भी वैलिड है और मैक्सिमम 4 बाइट का ये होता है। UTF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो कि एक नॉन ASCII कैरेक्टर है। ASCII का मतलब होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में और नॉन ASCII का मतलब होता है नॉन टेक्स्ट के फॉर्मेट में। जैसे अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल में जितने भी अटैचमेंट्स हम अटैच करते हैं, जैसे पावर पॉइंट की कोई फाइल, MS वर्ड की फाइल या PDF, या कोई वीडियो अटैच करनी है या कोई साउंड वाली फाइल हमें अटैच करनी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं। और अटैचमेंट में इनको अटैच करने के लिए माइम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो कि एक नॉन ASCII प्रोटोकॉल है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? किसकी? एम्बेडेड सिस्टम की। क्वेश्चन ये उठता है सर एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? आइए पहले समझते हैं एम्बेडेड सिस्टम को। एम्बेडेड का मतलब होता है अंदरूनी सिस्टम, जो स्पेसिफिकली किसी भी चीज के लिए बनाया गया हो। जैसे एक कार है तो कार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या कार में जो डिवाइस लगी होगी उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया होगा वो कार के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया होगा। बिल्कुल। रोबोट में चलने वाला जो सिस्टम है, जो उसकी कार्य करने की जो तरीका है रोबोट का, वो भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया होगा। या फिर अगर मैं कहूं CCTV कैमरा, उसमें यूज होने वाला जो इंटरनल सिस्टम है वो CCTV कैमरे के लिए बनाया गया होगा। और ऐसे सिस्टम जो कि स्पेसिफिकली डिवाइसेस के लिए अलग अलग बनाए गए हों, कस्टमाइज किए गए हों, इनको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। और ये रियल टाइम पर काम करते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, ये सिंगल फंक्शन होते हैं। सिंगल फंक्शन का मतलब
ऐसा नहीं हो सकता कि सीसीटीवी वाला जो सिस्टम है वो निकाल के कार में लगा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए अलग से डिजाइन करना होगा हमें। या कार वाला हम रोबोट में लगा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए अलग से डिजाइन करना होगा, और अलग से डिजाइन करना ही कहलाता है एम्बेडेड सिस्टम, जो सिंगल फंक्शन होता है, टाइटली कंस्ट्रेंट। टाइटली कंस्ट्रेंट का मतलब जो पूरे तरीके से टाइट तौर पे स्पेसिफिक डिजाइन के लिए ही बनाया गया हो, स्पेसिफिक उसी डिवाइस के लिए बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। तो क्या गलत है इसमें? ये मल्टी फंक्शन नहीं हो सकता, ये सिंगल फंक्शन पर ही आधारित है, इसीलिए इसको एम्बेडेड या कस्टमाइज्ड या रियल टाइम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी जरा सुन लो। एम्बेडेड सिस्टम में आपके इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ जाएंगे, जीपीएस आ जाएगा, जीपीएस रिसीवर, डिजिटल कैमरेज आ जाएंगे, डीवीडी प्लेयर आ जाएगा, वायरलेस राउटर, MP3 प्लेयर, सेट ऑफ बॉक्सेस, गेमिंग कंसोल्स, फोटोकॉपी वाली मशीन, माइक्रोवेव ओवेंस। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको कस्टमाइज किया जाता है सिर्फ उनके लिए ही। दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। जैसे दुनिया में आप जैसा व्यक्ति और कोई नहीं है, दुनिया में आप जैसी सोच रखने वाले तो बहुत हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे कई लोग सोचते होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं आप, तो आप यूनिक हैं, आप में कुछ खास है। और ऐसे ही एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिनके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिनके हार्डवेयर अलग होते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न यानी अलग होता है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। समझ में आया? वेरी गुड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का। क्या है? आइए पढ़ते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था 2013 वाले पेपर में, लेकिन वहां पर एक चेंज था और यहां पर भी एक चेंज है। क्या? आइए देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ नंबर इफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक push 5, push 7, pop, push 8, push 6, pop, pop, pop। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था अगर आपने देखा हो तो वहां पर लिखा हुआ था क्यू, और क्यू के केस में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर यही क्वेश्चन क्यू में दिया होता तो जो पहले आ रहा है वो पहले जाता, यानी 5, 7, 8 और 6 ये पुश हुआ, यही बाहर बाहर निकल जाता क्यू में। तो आंसर आ जाता क्यू के केस में 5, 7, 8, 6, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन यहां क्यू नहीं दिया है, क्या दिया है? स्टैक। और स्टैक कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में इंसर्ट करेंगे उसको पहले निकाल लिया जाए, है ना। जैसे बाल्टी भरी हुई है पानी से, तो पानी हम कैसे निकालेंगे एक भरी हुई बाल्टी में? ऊपर से। प्लेट जो लगी हुई है शादियों में, कैसे प्लेट उठाएंगे? ऊपर से। यही तो है स्टैक। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। पुश 5 यानी एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसमें 5 नंबर को हमें डालना है। तो हमने कहा ठीक है, स्टैक के मैनर में हम इंसर्ट करेंगे। तो हमने 5 नंबर को एक बाल्टी में रख दिया, एक बकेट में रख दिया, एक बॉक्स में रख दिया। फिर इसने कहा पुश 7, 5 के बाद 7 डालो। तो 7 कहां आएगा? 5 के ऊपर आएगा, क्योंकि स्टैक है। बहुत बढ़िया। फिर इसने कहा पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव करो, डिलीट करो। अगर इसमें से हमें कुछ डिलीट करना है बाल्टी में से, बकेट में से, तो ऊपर से डिलीट करेंगे। तो 7 को हमने क्या किया? पॉप कर दिया, यानी 7 को बाहर निकाल लिया। अगर 7 को बाहर निकाला तो अब हमारी इस बकेट में, इस बॉक्स में क्या मिला? 5, क्योंकि 7 तो बाहर आ गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है पुश 8, 8 को पुश करो। तो 5 के ऊपर क्या आ जाएगा? 8।
फिर कह रहा है पुश 6। अब 8 के बाद कह रहा है क्या करो, 6 को पुश करो, तो हमने 6 भी इंसर्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, पॉप पॉप पॉप, यानी 3 बार निकालिए। अब अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले ऊपर वाले को यानी 6 को निकालेंगे, निकाल लिया। फिर 8 को निकालेंगे क्योंकि 2 बार पॉप भी है, दूसरा पॉप भी है, तो 8 भी निकाल लिया। और तीसरी बार भी निकालने को कह रहा है, पॉप है, तो 5 भी निकाल लिया। ठीक समझ में आया। अब निकालने का जो सीक्वेंस रहा वो क्या रहा, पहले 7 निकाला, फिर 6 निकाला, फिर 8, फिर 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा, निकालने के सीक्वेंस में, पॉप के सीक्वेंस में आंसर आएगा 7 6 8 5। बोलो क्या ये बात समझ में आई। एक बार फिर से देखते, फिर से देखो, आ गया है तो भी, नहीं आया है तो भी। क्या कह रहा था, स्टैक में हमें पुश करना है, पुश माने इंसर्ट करना है, क्या 5, हमने 5 इंसर्ट कर दिया। फिर कह रहा है पुश करो 7, बहुत बढ़िया, हमने कहा 5 के ऊपर 7 आ जाएगा, स्टैक है। फिर कह रहा है पॉप, पॉप का मतलब डिलीट करो, हटा दो। कहां से हटाएंगे, ऊपर से, तो 7 को हटा के हमने अलग रख दिया, ये रहा। फिर कह रहा है पुश करो 8। अब बकेट में अगर 7 हट चुका है तो यानी 5 बचा है सिर्फ, तो हमने 5 यहां लिखा और उसके ऊपर पुश किया 8। फिर कह रहा है पॉप करो, फिर कह रहा है पुश करो 6, तो 8 के बाद हमें क्या करना है, पुश करना है 6 को, तो हमने 6 पुश कर दिया। ये तो पुश वाला हो गया। अब कह रहा है 3 बार पॉप करना है, तो पहली बार पॉप करते हैं। पहली बार अगर पॉप करेंगे तो ये 6 ऊपर से उठा के नीचे रख देंगे, आ गया। फिर 6 के बाद 8 उठा के रख देंगे, ये रहा। फिर 5 उठा के रख देंगे, क्योंकि 3 बार पॉप कह रहा है तो तीनों नंबर्स को एक एक करके उठाएंगे और रख देंगे। लेकिन पहले से एक नंबर हमने निकाल के रखा हुआ है, वो है 7, तो 7 6 8 5, ये हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आई। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा जरूर, या तो क्यू के बेसिस पर आएगा या तो स्टैक के बेसिस पर, और दोनों की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। समझ में आया दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू पर्सनल चेक बट फीजिबल फॉर वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शंस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सिमिलर है पर्सनल चेक जैसा, ये चेक जैसा ही है लेकिन ये छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए काफी उपयोग किया जाता है। क्या है ये, एटीएम, ई कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। हम लोग जानते हैं आजकल हम लोग यूज करते हैं किसका, वॉलेट का। गूगल पे, जीपे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, फ्री चार्ज वॉलेट, मोबीविक वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट, एयरटेल मनी वॉलेट, और इनमें कुछ रुपए हम लोग डाल के रखते हैं या अपने अकाउंट से इनको कनेक्ट रखते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल बेसिस पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैश भी बोलते हैं। तो यही तो कह रहा था, ये पर्सनल चेक जैसा ही है लेकिन स्मॉल ट्रांजैक्शंस को फेवर करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश या डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल वॉलेट, ऑल आर सेम। नेक्स्ट, which of the following menu items will be used to convert table to text in MS Word। क्या कह रहा है, कह रहा है MS Word में एक फीचर है, एक मेन्यू है जिसका काम है कन्वर्ट करने का टेबल टू टेक्स्ट में। एक टेबल को टेक्स्ट में बदलने की जो ताकत है वो MS Word में किसके पास में है, एडिट, टूल, टेबल या फॉर्मेट। बहुत आसान है, MS वर्ड में जाएंगे, टेबल पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, टेबल टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू टेबल का। तो आंसर क्या है दोस्तों, टेबल इज द राइट वन। जरा आपको दिखा भी देते हैं कैसे। MS वर्ड ओपन करिए, टेबल पर क्लिक करिए, इंसर्ट पर क्लिक करिए,
MS वर्ड ओपन करिए, इंसर्ट पर क्लिक करिए और इंसर्ट के बाद में टेबल पर क्लिक करिए। जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आपके सामने ओपन होगा, एक ड्रॉप डाउन आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल या कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो ये कहां मिला? इंसर्ट पर जाकर टेबल वाले ऑप्शन में। यही तो कह रहा है टेबल में। दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ द innermost track of a hard disk is dash the density of the outermost track। बात हो रही है यहां पर हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या होती है? अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी स्टोर किया जाता है परमानेंट बेसिस पर, वो हार्ड डिस्क में ही होता है, जो एक सेकेंडरी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क की अगर स्पीड की बात करें तो इसे आरपीएम में नापा जाता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। हार्ड डिस्क की अगर बात करें दोस्तों तो इससे बहुत तेज चलने वाली एसएसडी भी आ चुकी है मार्केट में, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, जो कि कई गुना फास्टेस्ट है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, और कई गुना स्टोरेज कैपेसिटी भी है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन हार्ड डिस्क की बात करें तो ये ट्रैक और सेक्टर से मिलकर ही बनती है। शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है? डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। किसी भी हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। वही तो पूछ रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक ऑफ अ हार्ड डिस्क की जो इनर मोस्ट ट्रैक की जो डेंसिटी है वो क्या है? लोअर देन और इक्वल टू या हायर देन या लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट ट्रैक। आंसर है हायर देन द डेंसिटी ऑफ आउटर मोस्ट ट्रैक। कैसे? आइए जरा समझते हैं। अगर हम किसी हार्ड डिस्क की बात करें तो वहां पर जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो सेक्टर में होता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होने की जो जगह है वो सेक्टर है, लेकिन उससे पहले बने होते हैं हमारे ट्रैक्स, आउटर मोस्ट ट्रैक्स। कई सारे ट्रैक्स होते हैं जो कि इनर मोस्ट ट्रैक के कंपैरिजन में जिनकी डेंसिटी क्या होती है? हायर होती है, घनी होती है। कई सारे छोटे छोटे ट्रैक से मिलकर ही सेक्टर बनते हैं। फिर ट्रैक और सेक्टर से मिलकर हमारे सिलेंडर्स बनते हैं, जहां पर डेटा को हम स्टोर करते हैं और वो डेटा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर मैनेज किया जाता है, परमानेंट स्टोर किया जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है हार्ड डिस्क का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस इज। क्या कह रहा है? कह रहा है ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से पूछा जा रहा है और नेटवर्किंग के सबनेट मास्किंग से पूछा जा रहा है। सबनेट क्या होता है? व्हाट इज सबनेटिंग? बहुत आसान है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक बड़े आईपी एड्रेस को, एक कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, डिवाइडिंग द आईपी एड्रेस इनटू स्मॉल आईपी एड्रेसेस, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। क्लास ए की अगर बात हो रही होती तो उसमें एक बार 255 होगा और बाकी जगह पर 0000, यानी क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? 255.0.0.0। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? 2 बार 255 और 2 बार 0। क्लास सी के केस में 3 बार 255 और 1 बार 0। 4 ऑक्टेट में होते हैं ना, तो होगा तो 4 में ही। ए के केस में 1 बार 255, 3 बार 0। क्लास बी में 2 बार 255, 2 बार 0। और क्लास सी में 3 बार 255 और 1 बार 0। यही है आपका सबनेट मास्क। देख लीजिए, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा वो 255.0.0.0। क्लास बी का जो होगा वो होगा 255.255.0.0। और क्लास सी के केस में जो होगा वो है 255.255.255.0। पूछा गया क्या था? क्लास बी का। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3, 255.255.0.0।
इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि टोटल क्लासेस जो होती हैं आईपी एड्रेस में वो कितनी होती हैं, ए बी सी डी ई, 5 क्लासेस, जहां ए बी सी रिजर्व होती है यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास डी रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई रिजर्व होती है रिसर्च और ब्रॉडकास्ट पर्पज से। वेरी गुड। नेक्स्ट, द साइज ऑफ चेकसम इन टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर इज डैश बिट। कितना फेमस क्वेश्चन आया है, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, जहां पर जो चेकसम टीसीपी है वो 16 बिट की होती है, क्योंकि सोर्स आपका 16 बिट होगा, डेस्टिनेशन आपका 16 बिट होगा, और 16 प्लस 16 क्या होता है, 32 बिट। तो IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का, जिसमें आपका साइज ऑफ चेकसम यानी आईपी एड्रेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें कोई एरर तो नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं, उसके सोर्स और डेस्टिनेशन में कोई एरर तो नहीं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, चेकसम का, जो कि 16 बिट पर काम करता है, 16 बिट सोर्स और 16 बिट डेस्टिनेशन। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये 32 बिट का है, सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करें तो फिक्स्ड 8 बिट होती हैं, 8 बिट आपकी प्रोटोकॉल फील्ड होती है, तो ये 16 बिट आपकी रिजर्व हो गई, और बची हुई जो आपकी 16 बिट है वो टीसीपी सेगमेंट लेंथ के लिए या चेकसम इन टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर के लिए रिजर्व रहती है। तो स्टार्टिंग की जो 8 बिट हैं वो फिक्स रहेंगी, अगली वाली जो 8 बिट हैं वो प्रोटोकॉल फील्ड कहलाती हैं, और जो लास्ट वाली 16 बची हुई बिट है ये चेकसम यानी एरर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसीडर द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 4 बाइट। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 100, देन द एड्रेस ऑफ फोर्थ सेल इज, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस टॉपिक से, डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर में एरे से ये क्वेश्चन आता हुआ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कंसीडर द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 4 बाइट। कह रहा है जो फ्लोट वेरिएबल है वो 4 बाइट का है। फ्लोट कितने बाइट का है, 4 बाइट का। फ्लोटिंग का नंबर, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जैसे जो भी वैल्यू आपकी दशमलव यानी डेसिमल में होती है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। जैसे 100.101, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग का उल्टा होता है रियल नंबर्स, जिन्हें इंटीजर्स बोलते हैं, जैसे 5, 8, 10, 12, 100, 200, ये सब क्या है, बिना पॉइंट के हैं, बिना दशमलव के, जिन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। कह रहा है फ्लोट हमारा 4 बाइट का है, बेस एड्रेस 100 है। देखो, इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज 100, देन एड्रेस ऑफ द फोर्थ सेल इज, तो चौथे सेल का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, बहुत सिंपल। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पर यूज करें तो कह रहा है एड्रेस ऑफ सेल यानी एक सेल को 4 भाग में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, और जो बेस वाला है यानी स्टार्टिंग वाली जो सेल है उसकी जो बेस एड्रेस है वो 100 है, तो हमने 1 का एड्रेस क्या लिख दिया, 100। और हर एक सेल कितने बाइट की है, 4 बाइट की, यानी पहली वाली 100 बेस एड्रेस के साथ दूसरी वाली 104, 100 प्लस 4 क्या होगा, 104, तीसरी वाली क्या होगी, फिर प्लस 4, 108, और फोर्थ वाली क्या होगी, फिर प्लस 4 यानी 112। तो जो एड्रेस ऑफ फोर्थ सेल है वो क्या होगा, 112 होगा। अगर पहले सेल का एड्रेस 100 है तो चौथे वाले सेल का एड्रेस 4 बाइट के डिफरेंस में कितना होगा, 4 3 12, क्योंकि एक तो रिजर्व है, तो 100 प्लस 12 112, आंसर इज 112। समझ में आया? फिर से समझो, सेल कितनी गिवन है, 4, एड्रेस ऑफ 4 सेल, जिसमें बेस एड्रेस पहले सेल का गिवन है 100, और हर एक सेल कितने बाइट की है, 4 बाइट की, तो पहले वाली होगी 100, दूसरी वाली हो गई 104,
तीसरी हो गई 108 और चौथी हो गई 112। 4 4 प्लस करते जाइए, हो गया ना आंसर। वेरी गुड। कितना आसान सा क्वेश्चन। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आसान तब बनता है जब आपको वो समझ में आता है। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है। फ्लोट इज इक्वल टू 100, फोर्थ सेल, 4 बाइट, कैसे सॉल्व करें? ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। बिल्कुल मोए मोए प्रकार का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब 8, ऑक्टल मींस 8। हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो वहां पर बात करते हैं बाइनरी की जिसका बेस है 2, ऑक्टल की जिसका बेस है 8, डेसिमल की जिसका बेस है 10 और हेक्साडेसिमल की जिसका बेस है 16। रेंज की बात करें तो बाइनरी की रेंज होती है 0 और 1 यानी 2, 0 से लेकर 1 तक। ऑक्टल की रेंज होती है 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल की रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक और हेक्साडेसिमल की होती है 0 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 14 तक, यानी ए से लेकर एफ तक। क्या ये बात समझ में आई? तो ये है इनकी रेंजेस। क्या ये चीज समझ में आई अच्छे से? सॉरी, ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है 14। तो यानी हेक्साडेसिमल की जो रेंज है ना, वो कहां तक आपकी टोटल जाएगी? 15 तक। 0 से लेकर 15, जहां पर 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक आपकी पूरी काउंटिंग बैठेगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यही तो है नंबर सिस्टम का खेल। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम टफ कहें। सभी के सभी क्वेश्चन आसान हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने क्या प्रिपरेशन इस लेवल की है ना, दैट मैटर्स। द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज व्हाट? अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे है? एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? अगर आपको एक्सेस 3 कोड का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे कि एक्सेस 3 का मतलब होता है कि डेसिमल नंबर में 3 को जोड़ दें। डेसिमल नंबर कितना गिवन है? 3। इसमें अगर 3 को प्लस कर दे क्या हो जाएगा? 6। और इस 6 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सेस 3 कोड कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के। तो हमें जो आंसर देना है वो कितने बिट में देना है? 4 बिट में। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डेसिमल 3 और कह रहा है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड का मतलब कि जो भी हमें डेसिमल में गिवन है उसमें +3 कर दे। एक्सेस का मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। तो जो भी नंबर गिवन है उसमें 3 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 3 गिवन था और +3 करने पर हमें क्या मिल गया दोस्तों? 3 + 3 = 6। अब इस 6 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 4 बिट में। तो आंसर है 0110, दैट इज द करेक्ट वन। 1 2 4 8 किसको जोड़े कि 6 आ जाए? तो आपने कहा 4 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 6। 4 बिट में आंसर चाहिए तो 1 2 4 8 लिखना पड़ेगा और 4 और 2 की जगह पर क्या आ गया? 1 1 और बाकी जगह पर क्या आ गया? 0 0। सो द करेक्ट आंसर इज 0110। यानी इस केस में आपको यह भी पता होना चाहिए कि डेसिमल में 3 प्लस करना है और दूसरा आपको यह कन्वर्जन भी आना चाहिए कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और यह भी पता होना चाहिए कि एक्सेस 3 कोड हमेशा 4 बिट का होता है। ये सारी बातें अगर पता होंगी तो ही आप इस आंसर पर पहुंच पाएंगे, तो ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग?
मोबाइल कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब आजकल जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, चाहे कोई शॉपिंग हो या कुछ बुकिंग करनी हो या पेमेंट करना हो, तो हम लोग आजकल मोबाइल से ही करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बहुत सिक्योर नहीं होता। या तो आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को या अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाएंगे, और इसका जो नेटवर्क है दैट इज नॉट वेरी सिक्योर, दैट इज प्रोन टू हैकर्स, यानी इसमें हैकिंग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है मोबाइल कंप्यूटिंग का वो है सिक्योरिटी। यहां पर हैकिंग बहुत आसानी से हो सकती है। यहां पर आपके मोबाइल के डेटा को, आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स को, आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। तो इट मींस यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एट द टाइम ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी इज द ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, पोर्टेबिलिटी, है ना, ये सब तो डिसएडवांटेज होंगे नहीं, ये सब तो एडवांटेजेस है। प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी, एंटरटेनमेंट एडवांटेज है, पोर्टेबिलिटी, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की मदद से, आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट सिक्योर्ड है या नहीं, है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट, तो सिक्योरिटी इज द मेजर इशू। फिर कह रहा है यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आपने प्रीवियस भी देखा होगा और आप फिर से एक बार यहां पे देख पा रहे हैं कि यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम जानते हैं यूनिक्स की अगर बात करें तो ये मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है। जैसे लाइनेक्स एक मल्टी यूजर भी है, एक मल्टीटास्किंग भी है, वैसे ही यूनिक्स भी मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है। क्योंकि यूनिक्स हो या लाइनेक्स, दोनों को ही बनाया गया है किस पर्पज से? सर्वर को मेंटेन करने के लिए, सर्वर को चलाने के लिए। तो सर्वर में यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे हाईली प्रेफरेंस में आता है वो यूनिक्स और लाइनेक्स ही है, और सिक्योर भी है। तो आंसर क्या होगा? मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्क। मल्टी यूजर का मतलब ये नहीं है कि कई सारे यूजर, मल्टी यूजर का मतलब ये है कि कई सारी रिक्वेस्ट का जवाब एक साथ मिलना। जब हम सर्वर से कई सारे लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें एक साथ मिले, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। जैसे अगर आपने गूगल से कोई क्वेश्चन पूछा तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं गूगल से वो क्वेश्चन। दुनिया में बहुत सारे लोग गूगल में सेम टाइम पर सर्च करते हैं। गूगल क्या कहता है? रुक जाओ, मैं बिजी हूं, अभी मैं आपके सर्च का जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। जो सर्वर है गूगल का वो सेम टाइम पर आपको भी रिजल्ट दिखाता है और बाकियों को भी दिखाता है। मल्टी यूजर हुआ, मल्टीटास्किंग हुआ। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, आईआरसीटीसी ले लीजिए, जब आप बुक करते हैं तो कई लोग और भी बुक करते हैं और सबको रिस्पॉन्स मिलती है सिमिलर तरीके से, जो कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का ही एक जीता जागता उदाहरण है। वेरी गुड। नेक्स्ट, एन आईपी एड्रेस प्रीफिक्स्ड विद 1110 इज डैश एड्रेस। कह रहा है अगर आईपी एड्रेस प्रीफिक्स का मतलब आईपी एड्रेस से पहले अगर 1110 हमें देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या मल्टीकास्ट? अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ए बी सी डी 4 क्लासेस का प्रयोग किया जा रहा है, 4 ऑक्टेट है, 4 नंबर्स हैं, और 1110 हमेशा किसको इंडिकेट करता है? आंसर है मल्टीकास्टिंग को। क्लास डी को इंडिकेट करता है। अगर आपने आईपी एड्रेस पढ़ा होगा तो आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि जो मल्टीकास्टिंग जो एड्रेस होता है वो प्रीफिक्स्ड होता है किससे? 1110 से। तो आंसर यहां पर क्या होगा? मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। मल्टीकास्टिंग का मतलब है जैसे मेरे टेलीग्राम पर मैंने कोई भी मैसेज डाला, उसको आपने रीड किया, क्या उसको सबने रीड किया? नहीं, जो उस ग्रुप में एडेड थे उन्होंने ही उसको रीड किया। ये क्या है? मल्टीकास्ट।
यानी वन टू डेजिग्नेटेड मैनी, वन टू मैनी नहीं, वन टू डेजिग्नेटेड मैनी। डेजिग्नेटेड मैनी का मतलब जो हमारे टेलीग्राम से कनेक्टेड होंगे उन्हीं को ही वो मैसेज गया होगा। लेकिन अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी आपको हमारी वीडियो दिख गई होगी सर्च पे, है ना, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। समझ में आया। और क्लास ई हमारी ब्रॉडकास्ट को डिफाइन करती है, क्लास डी हमारी मल्टीकास्टिंग को डिफाइन करती है, और क्लास ए बी सी आईपी एड्रेस की यूनिकास्टिंग को डिफाइन करती है, वन टू वन मैसेज को। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट, OLX इंडिया डैश वर्ग के तहत शामिल है। ई कॉमर्स से ये क्वेश्चन आता हुआ, ई कॉमर्स में ये क्वेश्चन कह रहा है जो OLX इंडिया की जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, ये किस तरीके की ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, C2C, B2G, B2B और B2C। OLX पर क्या होता है, कस्टमर ही अपने चीजों को सेल करने के लिए वहां पर फोटोज और उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड करता है ना। अगर आपको कोई चीज सेल करनी है तो आपने क्या किया, OLX पर गए और फोटो डाली और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा, प्राइस सेट किया और आपने OLX पर उसको पोस्ट कर दिया। अब कोई दूसरा कस्टमर था जिसको वो सेकंड हैंड चाहिए, तो उसने क्या किया, आपसे कनेक्ट हुआ, उसकी डिटेल्स को कंफर्म किया और परचेज कर लिया। इट मींस कि OLX पर जो काम होता है वो क्या है, कस्टमर टू कस्टमर है। यहां कोई सेलर तो है नहीं, यहां बेचने वाला भी कस्टमर है और खरीदने वाला भी एक कस्टमर ही है। तो इस तरीके के ई कॉमर्स को क्या बोलते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। OLX में विक्रेता भी एक ग्राहक है, उपभोक्ता है, और खरीदार भी एक ग्राहक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार कुंजी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट में जब भी बात करते हैं स्लाइड शो की, तो तीन तरीके से हम इसको करते हैं। पहली स्लाइड से F5 की मदद से, शिफ्ट F5 करंट स्लाइड शो अगर हमें करना हो तो। करंट मतलब कि सपोज करिए हम चाहते हैं कि पांचवी स्लाइड से स्लाइड शो हो, तो हम शिफ्ट के साथ F5 करेंगे, एस्केप कर देंगे तो स्लाइड शो एंड हो जाएगा। और एक और है कस्टमाइज, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। यहां क्या पूछ रहा था, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, यानी बिल्कुल पहली स्लाइड से F5 का प्रयोग करेंगे, और अगर करंट स्लाइड की बात हो रही होती तो शिफ्ट F5 हो जाता, हम सब जानते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट्स फॉर क्लास DIP एड्रेस इज, बताओ। द फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट्स फॉर क्लास DIP एड्रेस। हम तो कह रहे थे कि 2013 वाले क्वेश्चन 2016 में पूछे गए, ये तो एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया है ना। ये तो 2016 में ही सेम पेपर में सेम तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1110 इसे बोलते हैं क्लास डी, और इसका यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। अभी तो बताया, वही क्वेश्चन देखो दोबारा पूछ रहा है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया। द फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट्स फॉर क्लास DIP एड्रेस। क्लास डी मतलब मल्टीकास्टिंग, क्लास डी का मतलब 1110, मिल गया ना। पहली वाली ऑक्टेट 1110 को इंडिकेट करती है, क्लास डी को इंडिकेट करती है, आ गया। तो उसी में ही हमें दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिल गए, तो देख लो, हैंड्स प्रूफ, रिपीट तो होते ही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इन द विंडोज वर्जन ऑफ द MS वर्ड टू इंसर्ट द करंट टाइम। कितना प्यारा क्वेश्चन और कितना फेमस क्वेश्चन। MS वर्ड की एक शॉर्टकट की पूछी है करंट टाइम को इंसर्ट करने की, और हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है
कि एमएस वर्ड में टाइम को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट टी का प्रयोग करते हैं, और इसको मैंने आपको सिखाया भी था कैसे, सेट की मदद से, कि टाइम पूछें तो बैठ जाओ, बैठ का मतलब SAT, शिफ्ट ऑल्ट टी, और अगर डेट पूछें तो उदास हो जाओ, सैड, शिफ्ट ऑल्ट डी। चाहे हम ऑल्ट शिफ्ट टी कहें या शिफ्ट ऑल्ट टी, बात तो एक ही है। हम शिफ्ट ऑल्ट डी कहें डेट के लिए या ऑल्ट शिफ्ट डी, बात एक ही है। तो इसीलिए हमको कैसे याद रखना है, टाइम वाला सैड, और डेट वाला कैसे याद रखना है, सैड। सैड मतलब बैठना और सैड मतलब दुखी। इस तरीके से अगर कहानी बना के भी अगर हम शॉर्टकट कीज को याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हमने एक चीज और आपको याद करवाई हुई है, क्या, कि फुट नोट का ऑप्शन कहां आता है ना। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस वर्ड में, फुट नोट वाला ऑप्शन कहां मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया, फुट नोट नहीं, फुट में लगी हुई चोट याद रखो, और अगर चोट लगती है तो डॉक्टर क्या करता है, रेफर करता है, और फुटनोट का ऑप्शन आपको कहां मिलता है, रेफरेंस वाले टैब में। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। इसीलिए अगर हर एक चीज को कहानी बनाकर याद रखेंगे तो उस समय तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कहानी बनाने में, लेकिन वो हमेशा के लिए याद रहेगी। समझ में आया। जैसे स्पेल चेक का ऑप्शन, ग्रामर चेक का ऑप्शन कहां होता है, तो स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक की जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं चीजों को, कि स्पेलिंग सही है या नहीं, ग्रामर सही है या नहीं। तो इसका मतलब रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ये किस टैब में मिलता है, रिव्यू टैब में। तो हमें याद हो गया। मैक्रोस क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्डिंग को हम क्या करते हैं, देखते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको देखते हैं, और देखने का मतलब व्यू करना। तो मैक्रोस हमें कहां मिलता है, व्यू टैब में। तो इस तरीके से अगर आप कहानी बनाकर चीजों को याद करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप सोते भी रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि सचिन सर ने कहा था कि सैड बैठना, सैड दुखी होना, टाइम के लिए, डेट के लिए। यस, दैट इज द रिक्वायरमेंट। इस तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ना है, स्ट्रेस लेकर नहीं, एंजॉय करते हुए, तभी तो ला पाएंगे फुल आउट ऑफ फुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसे सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, बाइनरी एडर, डिकोडर, रजिस्टर या मल्टीप्लेक्सर। हमने आपको बताया है कि मेमोरीज में सबसे तेज अगर कोई मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मेमोरी है, तो वो रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कैशे है, कैशे के बाद रैम है, और रजिस्टर की अगर बात करें तो ये सीपीयू के अंदर होती है। और रजिस्टर किसका कॉम्बिनेशन है, फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को ही रजिस्टर बोलते हैं। यस, और रजिस्टर जो होता है वो कैसा सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ये फास्टेस्ट है, जो कि सीपीयू के अंदर है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, और सीक्वेंशियल सर्किट के रूप में इसको जानते हैं। जितना रजिस्टर का साइज होगा उतना ही प्रोसेसर का साइज होगा। अगर रजिस्टर 16 बिट का है तो प्रोसेसर 16 बिट का होगा। अगर रजिस्टर 32 बिट का है तो प्रोसेसर भी यानी सीपीयू भी 32 बिट का होगा। तो रजिस्टर का साइज इज इक्वल्स टू प्रोसेसर का साइज। वेरी गुड, नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका रजिस्टर, जो कि एक सीक्वेंशियल सर्किट के फॉर्म में होता है। दिख रहा है आपको, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के केस में, कि इनमें से कौन सा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। यहां क्वेश्चन घुमा दिया गया, इनमें से कौन सा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कहूं डेट ऑफ बर्थ, क्या है, डेट ऑफ बर्थ में मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगी, डेट भी आएगी, मल्टी वैल्यूड है।
यस, लेकिन अगर मैं कहूं बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर क्या है? ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है या मल्टीपल वैल्यू? मल्टीपल वैल्यू। बैंक अकाउंट नंबर में कई सारी चीजें शामिल होती हैं, उस बैंक के बारे में, हमारी अकाउंट के बारे में, जिस ब्रांच का वो अकाउंट है उसके बारे में। तो कई सारी चीजों से मिलकर बनता है बैंक अकाउंट नंबर। ईमेल आईडी, डोमेन नेम और यूजर नेम से मिलकर बनी हुई ईमेल आईडी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। टेलीफोन नंबर, जो अगेन हमारे कंट्री का कोड, और फिर उस सर्विस प्रोवाइडर का कोड, और फिर उसमें हमारे सिम का कोड। ये सब मिलके बनता है टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। लेकिन जेंडर क्या है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। क्या है? सिंगल वैल्यू है। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन दी सिंगल वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, द एक्रोनिम ऑफ एनसीपी यूज्ड इन ARPANET इज। क्वेश्चन कह रहा है ARPANET से। ARPANET क्या है? द वेरी फर्स्ट नेटवर्क, सबसे पहला नेटवर्क दैट इज कॉल्ड ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और दोस्तों अगर ARPANET की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इसमें जो नेटवर्किंग यूज हुई, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज हुई, वो सबसे पहली प्रोटोकॉल थी दैट इज कॉल्ड एनसीपी, नेटवर्क को कंट्रोल करने वाली प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो पहली प्रोटोकॉल पूछें एनसीपी, ARPANET में कौन सी प्रोटोकॉल यूज हुई? एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। या एनसीपी की फुल फॉर्म क्या है ना? बात तो एक ही है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं, तो उस लैंग्वेज को समझना यहां पर जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा ARPANET का जो पहला नेटवर्क था। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल सर्वर है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक आरडीबीएमएस है। ये बात हम जानते हैं। बहुत सारे ऐसे आरडीबीएमएस है, जैसे ओरेकल एक आरडीबीएमएस है, साइबेस एक आरडीबीएमएस है। अगर हम बात करें एमएस एक्सिस की, जो एमएस ऑफिस का ही पार्ट है, वो भी तो आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस हम उसको बोलते हैं जो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। कई सारी टेबल्स अगर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हैं तो दैट इज कॉल्ड एज आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, साइबेस, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, आईबीएम का DB2, ये सभी आपके क्या हैं दोस्तों? आरडीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिट्रीवल पॉलिसी इज फॉलोड बाय क्यू? कितना आसान सा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि क्यू जिस मैकेनिज्म को यूज करता है, क्यू जिस पर निर्भर है वो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक जिस पर निर्भर है वो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, या जो पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जिट हो जाएगा, है ना? यही तो क्यू होती है। इन क्यू, डी क्यू, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, की कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट। कह रहा है डेटाबेस से ये क्वेश्चन है, और कह रहा है डेटाबेस में कई सारी कीज होती हैं। प्राइमरी कीज जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, फॉरेन की, कैंडिडेट की। तो कह रहा है जो बहुत सारी कीज हमारी होती हैं, ऑल्टरनेट कीज, यूनिक कीज, इन कीज में आपको इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही लग रहा है? बताइए। पहला, अ टेबल कांट हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। गलत है। एक टेबल में कई सारी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। अ टेबल कांट हैव बोथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। क्या एक टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं हो सकती? होती है ना।
एक टेबल ही तो ऐसी होती है जिसमें जो प्राइमरी की है वही दूसरी टेबल की फॉरेन की है, कॉन्सेप्ट ही यही है। तो अ टेबल हैव बोथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, लेकिन ये स्टेटमेंट में कांट दे दिया तो गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ फॉरेन की कांट बी नल, कह रहा है फॉरेन की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, फॉरेन की तो वैल्यू नल हो सकती है ना। तो द वैल्यू ऑफ फॉरेन की कैन बी नल, ये पॉसिबिलिटी है। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक इन ऑल टपल्स, जो प्राइमरी की वैल्यू है वो हमेशा यूनिक होगी। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है कि जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, नॉट नल होती है, वो बिल्कुल यूनिक होती है, कभी एम्प्टी नहीं होती, है ना। तो आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक इन ऑल दी टपल्स। टपल्स का मतलब इन ऑल दी रोज, क्योंकि डेटाबेस में, डीबीएमएस में या आरडीबीएमएस में टपल्स को बोलते हैं रोज और कॉलम्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट। वेरी गुड, नेक्स्ट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है। अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें तो इसमें रोल नंबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, नेम, बैच, फोन नंबर, सिटीजन आईडी, ये आपकी कैंडिडेट कीज हो जाएंगी या ऑल्टरनेटिव कीज हो जाएंगी, या इनमें से किसी को हम यूनिक की भी बना सकते हैं। यूनिक की का मतलब क्या होता है, एक ऐसी की जो लग तो रही है प्राइमरी की, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी और उस जैसी अगर कोई दूसरी की होगी तो हम उसको यूनिक की कह देंगे कि तुम यूनिक हो। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट जो कीज वाला है, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट कीज, कैंडिडेट कीज, फॉरेन कीज, ये सारी कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज नॉट मल्टीलिंगुअल, कह रहा इनमें से ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो मल्टीलिंगुअल नहीं है। जैसे अगर बात करें गूगल की, तो गूगल तो बहुत सारी भाषाओं में हमें कन्वर्ट करने का फीचर देता है। जो इंग्लिश में लिखा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गुजराती में, पंजाबी में, हिंदी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। लेकिन बेडू एक ऐसा सर्च इंजन है जो चाइना का है ना, हम लोग जानते हैं। और चाइना का ये जो बेडू है ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज ही सपोर्ट करता है। तो यानी बेडू इज द सर्च इंजन विच इज द ओनली सर्च इंजन दैट सपोर्ट्स ओनली वन लैंग्वेज, जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो कि चाइना की लैंग्वेज है उसी को सपोर्ट करता है, दूसरे को नहीं। वैसे भी आप चाइना के बारे में ये तो जानते ही है ना कि चाइना में जितनी भी चीजें हैं वो सब चाइना की ही यूज होती हैं। ना तो चाइना में फेसबुक चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है, ना ट्विटर चलता है। वहां का सोशल मीडिया भी अलग है, वहां का सर्च इंजन भी अलग है, वहां का ब्राउजर भी अलग है, वहां की सब चीज अलग है। लेकिन चाइना वालों का वायरस हर जगह पर है। वेरी चालाक। चलो, अब क्वेश्चन आ रहा है द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10110 इज, बताइए टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो नंबर सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। क्या है ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका? क्या है, पहला तरीका, जो भी बाइनरी नंबर हमें गिवन है, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर का पूछा जाए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर बाइनरी का पूछा जाए टूस कॉम्प्लीमेंट तो क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है उसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां वन है वहां जीरो, जहां जीरो है वहां वन, और कन्वर्ट करने के बाद जो आया उसमें वन ऐड कर देंगे। वन ऐड करने पर जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, प्यारा सा आंसर होगा। आइए जरा एक बार करके देखते हैं। सबसे पहला काम, जो नंबर गिवन है उसको हमने लिख लिया 101110। दूसरा स्टेप, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इस नंबर का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जहां वन है वहां जीरो और जहां जीरो है वहां वन लिख देंगे। तो मिल गया हमें 010001। तीसरा स्टेप, टूस कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर में वन जोड़ देंगे। तो बाई एडिंग द नंबर वन इन कैलकुलेटिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट,
क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल, 1 और 1 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 0, कैरी 1, अभी बताया था। 1 और 1 0, कैरी 1, तो यानी यहां आ गया हमारा क्या? 0 कैरी 1, और 1 और 0 क्या हो गया? 1। बाकी कॉपी पेस्ट मार दो ऐसी, 0 0 1 0 लिख दो ऐसे। दैट इज योर आंसर, 0 1 0 0 1 0, 0 1 0 0 1 0। एक बार फिर से देखो, यानी अगर टूस कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में राइट हैंड साइड पर 1 जोड़ देंगे, और जैसे ही आप राइट हैंड साइड पर 1 जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा? 1 और 1 0, कैरी 1। कैरी 1 का मतलब 1 और 0 1, और बाकी एज इट इज। आ गया आंसर। कितना आसान। तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, क्वेश्चन सभी आसान है और ऐसे हैं जो चुटकियों में निकल आए। लेकिन प्रैक्टिस इसके पीछे जो आपको करनी होगी वो दिन रात की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। तो मेहनत तो कड़ी करनी होगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत करने के बाद में जो मजा आएगा ना वो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन इनको तो देखते ही उड़ा देंगे ना, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब ये क्वेश्चन आ रहा है बूलियन अलजेब्रा का, और हमने आपको शुरुआत से एक बात बोली है कि बूलियन अलजेब्रा में चीजें बहुत फिक्स है। डी मॉर्गन्स थ्योरम आती ही आती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट एंड नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। दो ही ऐसे गेट हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, नैंड और नॉर। यस, आप जानते हैं इस बात को कि नैंड गेट और नॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट होते हैं जिनका यूज हर जगह पर करते हैं। नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है नॉर गेट, और नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है नैंड गेट। यही कहती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। कैसे? ऐसे, ये कहती है कि नैंड गेट को ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा नॉर गेट, नेगेटिव, और अगर नॉर गेट को ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा नैंड गेट, जो कि अगेन एक यूनिवर्सल गेट है। तो नैंड यूनिवर्सल को ब्रेक करने पर नॉर बनेगा, जो कि अगेन एक यूनिवर्सल है, और नॉर गेट को ब्रेक करने पर नैंड गेट बनेगा, जो अगेन एक यूनिवर्सल गेट है। यही कहना है डी मॉर्गन्स की थ्योरम का बूलियन अलजेब्रा के केस में। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरे इज फॉल्स। कह रहे एरे के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। आइए देखते हैं। एरे क्या करता है? एक ही तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एक ही तरीके के डेटा टाइप को स्टोर करता है। अगर इंटीजर है तो सारी वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए, अगर फ्लोट है तो सारी वैल्यूज फ्लोट होनी चाहिए। यानी सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं। देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इट रिक्वायर्स एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक टू बी कॉन्जिक्यूटिव, पहला स्टेटमेंट। इट रिक्वायर्स एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक टू बी कॉन्जिक्यूटिव, बिल्कुल सही है। जहां पर जो एलोकेशन मेमोरी का होगा वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ होगा, और एरे का मतलब ही यही है, एक साथ डेटा को मेंटेन करना, दैट इज एरे, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। दूसरा कह रहा है अ सिंगल एरे कैन स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट रियल वैल्यूज। अ सिंगल एरे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से देखिए। कह रहा है सिंगल एरे कैन स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। एक ही एरे में क्या इंटीजर और फ्लोट दोनों स्टोर हो सकते हैं? जी नहीं, या तो इंटीजर स्टोर होगा या तो फ्लोट स्टोर होगा। एक ही तरीके का डेटा टाइप स्टोर होगा, दोनों तरीके का नहीं। तो ये हो गया गलत, और यही पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरेज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थर्ड कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। एरे का इस्तेमाल किया जाता है स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए, बिल्कुल सही।
इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? जी हां। जबकि नॉन लीनियर के केस में क्या क्या आ जाता है? ट्री, ग्राफ, ये सब क्या है? नॉन लीनियर है। जबकि एरे क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्यू क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हमें लीनियर भी पढ़ने होंगे और नॉन लीनियर के बारे में भी जानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा एरे का कॉन्सेप्ट। एरे में हमें यह भी ध्यान रखना है कि नॉर्मली ज्यादातर केस में एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अगर एरे का साइज 5 है तो इसकी शुरुआत किससे होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो n-1 होगा, यानी साइज -1। अगर एरे का साइज है 5 तो एरे का इंडेक्स क्या होगा? n-1, यानी 4। 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आया? वेरी गुड, नेक्स्ट। इन फ्लो चार्ट द डायमंड शेप्ड सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट हैव। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है आपके सिलेबस में फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आता हुआ क्या है? कह रहा है फ्लो चार्ट में जो डायमंड शेप्ड का सिंबल होता है, जिसे आप डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं, डायमंड शेप्ड बॉक्स भी बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है, उसके लिए कौन सी लाइन सबसे ट्रू है? हम जानते हैं जो डायमंड शेप्ड सिंबल होता है, यानी ये वाला, दिस सिंबल, डायमंड सिंबल, इसमें जो इनपुट लाइन होती है वो 1 होती है और जो आउटपुट निकलते हैं वो 2 निकलते हैं, यस या नो। या तो यस होगा या तो नो होगा। तो डायमंड शेप्ड सिंबल की खासियत क्या है? कि ये एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स है जो कि यस या नो के फॉर्मेट में डिसीजन को लेता है और शो करता है। एक इनपुट लाइन होगी और 2 आउटपुट लाइंस होंगी। यही तो कह रहा है कि 1 इनकमिंग लाइन, एक इनपुट लाइन, और 2 आउटगोइंग लाइंस और 2 आउटपुट लाइन होंगी। इसी को बोलेंगे डायमंड शेप्ड सिंबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इनमें से कौन सा डीबीएमएस है? हडूप, मैपरेड्यूस, एमएस वर्ड या इनग्रेस? हडूप क्या होता है? बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हडूप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कि जहां पे लॉट्स ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर पाए। लेकिन क्या ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटा को मैनेज करने के लिए, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मैप रिड्यूस नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, मतलब ही नहीं है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इनग्रेस क्या है? एक डीबीएमएस है ना। दिस इज अ इनग्रेस विच इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, which of the following menu items in MS PowerPoint contain the auto correct option? कह रहा है MS PowerPoint में ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहां देखने को मिलता है? यानी अगर हमने कुछ गलत लिख दिया पावर पॉइंट में तो वो अपने आप सही हो जाए, या फिर हमें पावर पॉइंट ये दिखाए कि ये जो आपने लिखा है वो गलत है, और अगर हम उस पर राइट क्लिक करें तो हमें कई सारे ऑप्शंस वो अपने आप प्रोवाइड करे। इसको बोला जाता है टूल्स के अंदर। अगर पहले की बात करें तो वो टूल्स के अंदर देखने को मिलता था ऑटो करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आजकल ये ऑप्शन हमें कहां मिलता है? फाइल के अंदर। आजकल हमें ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो एमएस पावर पॉइंट, वर्ड या एक्सेल में मिलता है कहां? फाइल के अंदर। फाइल पे क्लिक करिए, ऑप्शंस पर जाइए और प्रूफिंग में जाइए, वहां देखने को मिलेगा लेटेस्ट वर्जन में। लेकिन पुराने वाले वर्जन्स की बात करें तो ये टूल्स के अंदर देखने को मिलता था, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अब लेटेस्ट वाले वर्जन्स में टूल्स का टैब ही गायब कर दिया गया है ना। आपने देखा होगा अगर आपके पास में 2016, 19, 21 या 365 वाले वर्जन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहां टूल्स ये गिवन ही नहीं है। अब आपको मिलेगा फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, प्रूफिंग में, और पहले मिलता था आपको ये ऑप्शन टूल्स के अंदर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज्ड इन ईआर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द वीक एंटिटी?
डेटाबेस की दोस्तों अगर हम बात करें, वहां पर हम लोग बात करते हैं ER डायग्राम की, जिसका मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ER डायग्राम का मतलब कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, तो पहले उनके बीच में जो एंटिटीज होती हैं उनकी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, और जो वीक एंटिटी होती हैं उनको रेक्टेंगल की मदद से या डबल सॉलिड लाइन की मदद से इंडिकेट करते हैं। वीक को इंडिकेट करते हैं किससे? डबल सॉलिड रेक्टेंगल लाइन से। जैसे ये वीक एंटिटी का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि इनकंप्लीट है, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और डिपेंडेंट्स यानी जो इस एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंट होंगे उनके घर वाले, वो क्या है? एक वीक एंटिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यानी एम्प्लॉय तो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो हमने इसको सिर्फ रेक्टेंगल में इंडिकेट किया, और जो इसके डिपेंडेंट्स हैं, जो इस एम्प्लॉय पे निर्भर हैं, उनको हमने वीक एंटिटी मान के डबल रेक्टेंगल में शो किया, यानी डबल सॉलिड लाइन ऑफ द रेक्टेंगल में शो किया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये रहे आपके 2016 में भी पूछे गए क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी जितने पेपर हैं उन सबको हम एनालाइज करेंगे एक एक करके, जहां से आप ये देखेंगे कि सही कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनका पैटर्न सेम है। तो आपको इससे क्लियर कट आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, और आपको जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन करनी है वो किस लेवल की करनी है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? किस लॉजिकल गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल गेट अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि ऐसे कौन से गेट होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एक्स और एंड, नैंड या नॉट। कितने होते हैं यूनिवर्सल गेट और उनके क्या क्या है नाम, ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको हुआ हो तो मुझे आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई कोर्स कनेक्ट करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर का शुरू हो चुका है 11 जनवरी यानी आज से। SI ASI का कोर्स 8 जनवरी से पहले ही शुरू हो चुका है लाइव मोड में। इनमें कई सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो और पूरा सिलेबस हम कवर कर पाए। साथ ही साथ आपके प्रोग्रामर ग्रेड 2 का जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप यूट्यूब से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोर्सेज से कनेक्ट करना है तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो कि आपको यहां भी दिख रहा है और यहां नहीं दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको वो दे दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। ध्यान रखिएगा अपने और अपने घर वालों का भी। बाय बाय गाइस।